सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आपको प्राइमरी एक्टिविटी का फोर्थ पार्ट पता है। अगर आपने चैप्टर के 3 पार्ट देखे हैं तो आप काफ़ी हद तक इसको रिलेट कर पाएंगे। अगर आप नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गेट द नोट्स PDF, सो यू कैन ज्वाइन ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ने की कोशिश करी थी कि एग्रीकल्चर वो होता है जिसके 2 हिस्से हमने देखे थे। हमने एक हिस्से में पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, हमने पता करा था कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसी एग्रीकल्चर जो पूरी तरीके से जीवन निर्वाह पे डिपेंड करती हो, यानी कि ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें आप मोस्टली हिस्सा अपने पास रखते हो और थोड़ा बहुत हिस्सा बेच देते हो। लेकिन इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो इसे हम वाणिज्य कृषि बोलते हैं। मतलब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स होगी तो काफी अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। देखिए वाणिज्य एग्रीकल्चर के अंदर ना आपके बुक के अंदर 4 ही टाइप बता रखे, तो 4 टाइप के अलावा भी कुछ और होते हैं तो मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप उसे भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। बट इन दिस क्लास हम यही डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के बारे में, इंटेंसिव हमने पहले ही पढ़ लिया था, फिर है मिक्स फार्मिंग के बारे में जो कमर्शियल एग्रीकल्चर में ही आता है, फिर है डेयरी फार्मिंग, यानी कि ये वो एग्रीकल्चर है जिसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पस पे और सिर्फ ज्यादातर हिस्सा बेचने के पर्पस से इसमें इन्वेस्ट करता है या ऐसी एग्रीकल्चर करता है। तो याद रखिएगा ये छोटी जगहों पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि होंगे, तो इसलिए ज्यादा बड़ी जगहों पे ही हमें इसे देखने को मिलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सो नंबर 1 इज अ प्लांटेशन, क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से आप रोपण कृषि बोलते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आप देखेंगे कि ऐसे लार्ज स्टेट में प्लांट्स को लगाया जाता है जिसकी वजह से कल्टीवेशन की जा सके। अब यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर से हम बागान भी बोलते हैं, ठीक है ना, बागान, बड़े बड़े बागानों के अंदर इसको लगाया जाता है। अब इसकी खासियत पता है क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसमें बहुत पैसा लगता है। भाई सिंपल सी बात है, रिस्क है तो इश्क है। तो सेम ऐसा ही जितना ज्यादा अमाउंट पैसे का लगाएंगे आप उतना ही ज्यादा आपकी कमाने की उम्मीद भी होती है। सो दैट इज वाई हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। दैट इज वाई प्लांटेशन में छोटी जमीनों पे नहीं होता है। इसके अंदर साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करा जाता है। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमने इस वाले इलाके से बहुत सारा फसल लेना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो इसमें इंजेक्शन लगाएंगे, अच्छी खाद देंगे और समय समय पे इसको देखते रहेंगे इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें समय समय पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा, समय समय पे हम इसको देखते रहेंगे। दैट इज वाई इसमें साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है। आपके खेतों के अंदर जो आपका लोकल खेत है, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कम भी कर दें, उसमें ज्यादा यूरिया ना भी डालें तो चल जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लापरवाही की आखिरी सजा मौत ही है। यहाँ पे अगर आपने लापरवाही करी तो यहाँ पे आपका बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। सो दैट इज वाई ऐसा होता है। यहाँ पे सिंगल एक ही क्रॉप्स के ऊपर फोकस करा जाता है, कभी कभार 2-2 हो जाती है, लेकिन मोस्टली एक ही उस पर होता है। स्किल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत होता है। आप कह सकते हैं कि इसमें जो लेबर्ड होते हैं ना, उनको स्पेशली काम करने के लिए लिखवाया जाता है, क्योंकि घर की जो खेती होती है, घर के जो काम होते हैं, उसके अंदर तो 2-4 भाई बंद हो गए या आसपास के किसी बंदे को बुला लिया कि आजा तू आजा, आज गेहूं लगाना है, आज धान लगाना है तो तू आजा। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें स्पेशली लेबर्स लगेंगे, टाइमिंग होगा, स्पेशली तरीके से हर चीज को इसको सही तरीके से मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज करके देखा जाएगा किस काम को कैसे करना है, किस काम को कैसे करना है, कब पानी डालना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर इसमें दवाई डालनी है, सब कुछ बिल्कुल एक मैनेज और स्किल तरीके से होगा। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें ज्यादातर कोको है, रबर है, कॉफी है, ठीक है, और आई थिंक टी भी इसके अंदर है। तो अलग अलग जगहों पे इसे उगाया जाता है। तो प्लांटेशन क्रॉप के लिए आपको पता है कि ज्यादातर हम इसे बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज वाई दिस इज अ प्लांटेशन क्रॉप। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इतना भी अगर पेपर के अंदर लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरा नाम बता देना उसे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये आपका मैप है। पेपर में फिल करने के चांसेस बहुत कम है। आपसे पूछे कि भाई आप बताइए प्लांटेशन कृषि कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पे नहीं होती है, तो बहुत कम चांसेस है पूछने के। हाँ, ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या होता है? देखिए आप ना, एक होता है कि आपने गेहूं उगाया, गेहूँ आपने 1 बीघा 2 बीघा इसमें उगा लिया, और इसमें आप देखते हैं कि अगर एक फैमिली 6-7 मेंबर की है तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें मोस्टली हिस्सा क्या कहते हैं कितना, 15 बोरी, 16 बोरी, 18 बोरी, ये डिपेंड करता है कि कैसी क्या कहते हैं कुंटल में हो रहा है, उतना अनाज निकल पाता है। तो इतने अनाज में हम कुछ हिस्सा अनाज का बेच देते हैं और कुछ हिस्सा हम अनाज का रख लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, लोग होते हैं जो इंटेंसिव नहीं एक्सटेंटिव करते हैं, एक्सटेंटिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, जिसमें बहुत ही बड़ी जमीनों के ऊपर, मतलब कई एकड़ की जमीनों के ऊपर स्पेशली इसकी खेती करी जाती है। इस खेती के अंदर आप देखते हैं कि इसके इनर पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो मिड लैटिट्यूड, जहां पे थोड़ा बहुत सूरज की किरणें आती हो, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मिड लैटिट्यूड होता है ना, वहां पे सेमी एरिड जोन होना चाहिए, वहां पे ऐसी टाइप की एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई भी बंदा एक्सटेंटिव लेवल पे ग्रेन कल्टीवेशन कर रहा है, क्योंकि प्लांटेशन मतलब क्योंकि भाई सिंपल जाता है कमर्शियल फार्मिंग है, तो वो जम्मू कश्मीर में कभी नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में ठंड ही ठंड रहती है, तो वहां पे इसकी फसल के पैदा होने के ज्यादा चांसेस नहीं होते। दैट इज
है वहाँ पे करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि सेमी एरिड जोन के अंदर जो मिड लैटिट्यूड में पाया जाता है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, स्पेशली ग्रेन वाली, वो यहीं पे होगी, यानी कि गेहूं वाली। बहुत ही लार्ज फार्म होते हैं इनके, ऑफकोर्स होते हैं। यहाँ पे फार्मिंग प्रोसेस जो है पूरी तरीके से मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे ये नहीं कि लोगों को बुला लिया, कई एकड़ की ज़मीन है, सब कुछ पूरा मशीन से होगा, मतलब काटने से लेके उगाने तक, पानी देने तक, भूसा बनाने तक, भूसे से गेहूं निकालने तक, गेहूं को बोरी में बंद करने तक, सब कुछ पूरी तरीके से मशीन से ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड लैटिट्यूड के हिस्से हैं, कुछ यहाँ के हिस्से हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इस टाइप की स्पेशली होती है। अब आता है मिक्स फार्मिंग, वन ऑफ माई फेवरेट फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग मेरी फेवरेट इसी वजह से क्योंकि ये ज़्यादा बड़े लैंड पे नहीं होती है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ आप लिव स्टॉक भी पाल सकते हैं। सो दैट इज वाई वन ऑफ माई डिजायर टू डू दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, क्योंकि इसमें क्रॉप के साथ आप लिव स्टॉक पालते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अच्छी तरीके से सिस्टम को समझ जाए तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स फार्मिंग कर सकते हैं। आज की डेट में एग्रीकल्चर की तरफ जो नया यूथ, नई जनरेशन माइग्रेट हो रही है, तो वो ऐसी ही फार्मिंग करने को पसंद करती है जिसमें मल्टीटास्क हो। तो इसमें मल्टीटास्क है, बहुत हेडेक होता है, लेकिन पता ही है आपको कि रिस्क है तो इश्क है, तो इसीलिए सेम यही सीन है, मिक्स फार्मिंग ऐसे होती है। अब यहाँ पे मिक्स फार्मिंग का फीचर आप देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है, इसमें चारा सबसे इंपॉर्टेंट है। चारा आप उगा भी सकते हैं, वही चारा क्या कहते हैं आपके जानवरों को खिला भी सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्रॉप रोटेशन है ना, क्रॉप रोटेशन एंड इनर क्रॉपिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मतलब इसमें क्रॉप का रोटेशन होता रहता है, जरूरी नहीं आप एक ही फसल के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने इस बार मुर्गे पाले तो इस बार आप मच्छी पाल सकते हैं, इसमें भी डिफरेंशिएशन होता है, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहती है, बढ़ी रहती है। थोड़ा बहुत पैसा मैं कह सकता हूं कि भाई पैसा तो लगेगा, ऑफ कोर्स पैसा लगता है। और यहाँ पे आप मिक्स फार्मिंग के अंदर आप देखते हैं मॉडरेट एरिया के अंदर भी हो जाता है। हालांकि बड़े एरिया में चाहते तो बड़े एरिया में कर लीजिए, लेकिन आपको ज्यादा बड़े इलाके की जरूरत पड़ती नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कि मॉडरेट एरिया में ये हो जाता है। तो इंडिया के अंदर भी काफी हिस्सों के अंदर ये मैं देखता हूँ हो रहा है। हमारे गाँव के अंदर भी ऐसी फार्मिंग मैंने देखा है कि हो रही है, ऐसी फार्मिंग हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में ये है। लास्ट है आपका डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग आज की डेट में सभी गुजर भाइयों के पास ये फार्मिंग स्पेशली होती है। तो डेयरी फार्मिंग वैसे तो इंडिया के बाहरी हिस्सों पे तो बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में ज़मीन की शॉर्ट आउट होने की वजह से बहुत कम जगहों पे डेयरी फार्मिंग देखा गया, लेकिन डेयरी फार्मिंग गुजरात है, उसके बाद राजस्थान के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे भी हमारे इंडिया के अंदर होता है। इसमें मेन है दूध के लिए रेयर करना। आपको पता होगा हमने अपने भारत के अंदर मिल्क रेवोल्यूशन चलाया था, है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन आप इसे बोलते हैं। वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द मैन ऑफ मिल्क मैन ऑफ द इंडिया, जिन्होंने अमूल हमें दिया। तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास दूध नहीं था, हम बाहर कंट्री से एक्सपोर्ट उसे करते थे, लेकिन फाइनली हमने डेयरी फार्मिंग को समझा और इसके फीचर्स हमें ये समझ में आया कि इसमें पैसा तो बहुत लगता है, लेबर भी बहुत लगती है। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल इसके ऊपर हमें क्या कहते हैं, कैटल की ब्रीडिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। आप ये देख सकते हो कि इसमें जर्सी कैसी बनी है, ये कैसी बनी है, कैसी बनी है, कैसी बनी है। इसकी मेन ये है कि हमें हेल्थ केयर और यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की वैक्सीन इनको लगती है ना, अलग अलग की सर्विसेज इन्हें देनी पड़ती है, इनको सही समय पे खिलाना पिलाना, ये सारी चीज़ें हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम मिल्क से ही क्या कहते हैं पैसा कमाएंगे, हम ब्लीडिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, ब्रीडिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर आई थिंक विराज है या पता कुछ नाम है किसी सांड का, उससे क्या कहते हैं, उसके स्पर्म से क्या कहते हैं लोग पैसा कमा रहे हैं, कई करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। आई थिंक पंजाब या राजस्थान है कहीं वो जगह। तो मेन इसमें लॉस ये हमें देखने को मिलता है कि इसका कोई रेस्ट सीजन नहीं है। आपने एक क्रॉप काटी, क्रॉप काटने के बाद आप कुछ टाइम तक रुक सकते हैं, पर उसके बाद यहाँ पे एनिमल्स में ऐसा नहीं है, उन्हें सुबह खाना है तो खाना है, दोपहर में खाना है तो खाना है, आप रुक नहीं सकते, है ना। तो ये एक एग्रीकल्चर हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके फीचर्स यही है कि अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास भी हमें देखने को ही मिलते हैं। मेजर एरियाज वर्ल्ड के आप ये देख सकते हैं जहाँ पर डेयरी फार्मिंग हो रहा है। तो डेयरी फार्मिंग ज़्यादातर यूरोप और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के प्लेसेस पे हमें देखने को मिलता है। फिर है आपको मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर वो है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस हिस्सों के ऊपर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन हिस्सों पे सिट्रस फूड ज़्यादा उगाए जाते हैं। और आपको पता है रोमन एम्पायर का इसको हार्ट भी बोला जाता था। तो दिस इज कॉल्ड द मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे इट इज द प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑन द ईदर द साइड ऑफ मेडिटेरियन। तो जितनी भी आपको मेडिटेरियन सी की साइड्स की कंट्रियाँ दिख रही है ना, यहाँ पे हमें स्पेशली एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। आपको पता है कि जो बंदे बियर के शौकीन है, वाइन के
के शौकीन है, उन सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें सिट्रस फूड यानी कि थोड़े से खट्टे फलों से बनती है, अंगूरों से बनती है। सो दैट इज़ वहाँ पे ऐसे एग्रीकल्चर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखने को मिलते हैं तो हमें पता है कि ये चीज़ें अंगूरों से बनती है, अंगूरों की शहादत से बनती है। सो दैट इज़ वाई इसे भी हम कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि मोस्टली इसका ऑफकोर्स बेचने के लिए तो इस्तेमाल करना है ना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिट्रस फूड का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि अगर हम वाइन देखें तो ग्रेप से बनती है, बियर देखें तो इसे हम विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। पेपर के अंदर विटीकल्चर क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप उसे ज़रूर सर्च करिएगा। एक और होता है जैसे आप ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं, पेपर के अंदर ये पूछा जाता है। और एक होता है हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, ये आपने 6-7 क्लासेस में पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं इसमें डाल नहीं पाया, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक दो मिनट का पैराग्राफ है आपकी बुक के अंदर, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्रक फार्मिंग का एग्जांपल मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि मान लीजिए कि किसी इलाके के अंदर, शहरों के अंदर क्या कहते हैं, सब्जियां उगाई नहीं जा सकती, तो क्या करा जाता है, इलाके से बाहर खेतों के अंदर सब्जियां उगाई जाती है और रातों रात सब्जियां वहाँ पे ट्रक में लोड करके शहरों तक लाई जाती है। दिस इज कॉल्ड द ट्रक फार्मिंग, जिसमें ट्रक का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पेपर के अंदर पूछा जाता है। हॉर्टिकल्चर में इसमें हम फूल उगा लेते हैं, वो एक एग्रीकल्चर अलग होता है। तो अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर हैं, वो सारे के सारे कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी। तो ये इलाके हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है सिट्रस फूड। स्पेशली मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर के प्लेसेस पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सो भाई इतना ही इस वीडियो के अंदर है। हम वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि वीडियो के लास्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।